नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में हम लोग देख रहे हैं सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण भाग 5। मेरे प्यारे बच्चों, अनुकूलन और सजीव सृष्टि के बारे में हम लोग इस पाठ में देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियो देख चुके हैं, ये 5वीं वीडियो है। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार वनाच्छादित प्रदेशों में प्राणियों का अनुकूलन होता है। इसके साथ साथ हिम प्रदेशों में वनस्पतियों का किस प्रकार से उनका अनुकूलन होता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वायवीय अर्थात जो है उड़ने वाले प्राणियों में किस प्रकार जो है कि अनुकूलन पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, वायवीय जो प्राणी है आपको यहाँ पे दिया गया है कि वायवीय प्राणियों में जो अनुकूलन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे कि वायवीय प्राणियों में अनुकूलन की निम्न विशेषताएं हैं। जैसे पहला है कि वायवीय प्राणियों का शरीर दोनों तरफ से सुंडाकार होने के कारण उन्हें उड़ते समय हवा का अवरोध नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा पक्षियों को कि पक्षियों को उनकी मुंडी की तरफ और उनकी पूंछ की तरफ दोनों का जगह का भाग एकदम सकरा दिखाई देता है, अर्थात सुंडाकार होता है। इस सुंडाकार होने का फायदा यह है कि उनको उड़ते समय जो हवा का अवरोध होता है वो हमको जो है कि नहीं होता है, और इसीलिए वो आसानी से जो है कि उड़ सकते हैं। तो यह इनकी पहली विशेषता है। दूसरा आपको दिया है कि उनके शरीर पर परों का आवरण होता है, जिससे उनकी सुरक्षा होती है। मेरे प्यारे बच्चों, पक्षियों को भी मालूम है सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनके शरीर पे पंख पाए जाते हैं, और इन पंखों के कारण वो अपना सर्दी, वर्षा वगैरह वगैरह जो भी मौसम आते हैं, इन सभी मौसमों में अपनी सुरक्षा अर्थात अपनी रक्षा करते हैं। इसके लिए उनके शरीर के ऊपर पंख पाए जाते हैं, अर्थात पर पाए जाते हैं। अगला है उनके पैरों का पंखों में रूपांतरण खोखली हड्डियों से बने हल्के शरीर के कारण पक्षी हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कि पक्षियों को आप लोगों ने देखा होगा कि उनके अगले पैरों का जो रूपांतरण उनके जो है कि पंखों में हो जाता है, और जिसका फायदा वो है वह आसानी से उसके अंदर उड़ सकती है। इसके साथ साथ उनकी हड्डियां जो होती है खोखली होती है, और खोखली होने से उसमें हवा भरी होती है, और जिसके कारण वह हवा में जो है आसानी से उड़ सकती है। तो ये इनकी अगली विशेषता है। इसके बाद है इसी प्रकार से कीटकों का शरीर भी सुंडाकार और हल्का होता है, पंखों की 2 जोड़ियां और 6 पैर होते हैं। ऐसी रचना के कारण कीटक हवा में उड़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कीटकों को भी देखे होंगे किस तरह से जो है कि टिड्डी वगैरह है, इसके अलावा तितली वगैरह देखे होंगे कि उसी प्रकार जिस तरह से पक्षियों का दोनों तरफ जो है कि भाग उनकी मुंडी की तरफ और उनकी पूंछ की तरफ सुंडाकार होता है, उसी प्रकार से इनका भी सुंडाकार होता है। और इसके साथ साथ इनकी 2 जोड़ी जो है पंख पाए जाते हैं और 6 पैरों की जोड़ियां होती है। इन सभी के कारण वह हवा में आसानी से उड़ सकती है। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि चमगादड़ के अगले पैरों के उंगलियों में पर्दे होने के कारण वह उड़ सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो चमगादड़ है उसके अगले पैर में पर्दानुमा होता है। पर्दानुमा होने के कारण वह पंख का काम करता है, और इस पंख के कारण वह आसानी से जो है कि हवा में उड़ सकता है। तो यह वायवीय प्राणी मतलब कि जो भी प्राणी जो उड़ने वाले हैं, ये सारी विशेषताएं इनके अंदर पाई जाती हैं, और इन्हीं विशेषताओं के कारण वह हवा में अर्थात जो है कि अनुकूलन स्थापित कर सकते हैं, आसानी से उड़ सकते हैं, और इसीलिए ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। जिन प्राणियों के अंदर ये सभी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं, वह प्राणी जो है हवा के साथ अर्थात अपना अनुकूलन नहीं स्थापित कर सकता, वह उड़ नहीं सकता है। इसके बाद है हम लोग देखेंगे कि सरीसृप प्राणियों में अनुकूलन। सरीसृप अर्थात रेप्टाइल जो होते हैं, आप लोग को मालूम होगा जो रेंगने वाले प्राणी वो अपना अनुकूलन कैसे स्थापित करते हैं। उनको भी मालूम भोजन की जरूरत पड़ती है, उनको भी चलने की जरूरत पड़ती है, तो वह अपना किस प्रकार से अपना सामंजस्य स्थापित करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे इनकी पहली विशेषता है कि सरीसृप प्राणी अपनी पेशियों का विशिष्ट प्रकार से उपयोग करके रेंगते हैं। उनकी पेशियां होती है उनके शरीर में,
और उस पेशियों के कारण आपको मालूम होगा, चाहे सांप हो, चाहे छिपकली हो, चाहे इसके जैसे और भी बहुत सारे प्राणी हैं जो रेंगने वाले हैं, इन सभी जो जितने भी सारे प्राणी हैं ये सभी जो है कि रेंगते समय या चलते समय पेशियों का उपयोग करते हैं और उस पेशियों के कारण जो है कि वो आसानी से जो है कि वहां पे चल सकते हैं। इसके अलावा अगला दिया है, उसी के अनुसार उनकी त्वचा, पंजे और विशिष्ट रंग में अनुकूलन होता है। आपको मालूम होगी इन प्राणियों को जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगने वाले प्राणियों की जो त्वचा आप लोगों ने देखा होगा, यह जो कि पर्यावरण से अर्थात प्रकृति से मिलती जुलती है। इनके जो नखर है अर्थात नाखून है वह भी जो इसके मालूम है कार्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसके साथ साथ उनका रंग पर्यावरण में उनकी सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, अर्थात उस रंग के कारण वो आसानी से उस परिसर के अंदर छिप सकते हैं, अर्थात अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अगला आपको दिया है कि छिपकली और गोह के पंजे नाखून एवं पतले होते हैं और सांप की त्वचा शल्क वाली होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग छिपकली और गोह को देखे होंगे, उनके पंजों को अगर ध्यान से देखिए उसमें जो है कि बारीक बारीक नाखून पाए जाते हैं। छिपकली उस नाखून का उपयोग करके आसानी से जो है कि दीवार को एकदम चिपकी हुई दिखाई पड़ती है। वही कंडीशन जो है कि गोह का, वो भी जो है कि मिट्टी के अंदर पाई जाती है और वो मिट्टी को खोदने का काम करती है, उस नाखून के कारण बिल बनाकर निवास करते हैं। इसके अलावा जो सांप की तो त्वचा होती है आपको मालूम होगा शल्क वाली होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार मछलियों के शरीर के ऊपर जो शल्क पाया जाता है वैसा ही शल्क जो है सांप के ऊपर भी होता है और इस शल्क का उपयोग करके वह सांप आसानी से अपनी जो है कि रक्षा करता है सभी मौसमों से। तो ये जो है जितनी सारी मतलब ये सब विशेषताएं जो है सारी सिर्फ अर्थात जो है कि रेंगने वाले प्राणियों के अंतर्गत पाई जाती है, अर्थात इस विशेषता के आधार पर यह प्राणी अपना जो है कि परिसर के साथ वातावरण के अनुकूल जो है कि अपना अनुकूलन स्थापित करते हैं। अगर यह विशेषता अगर उनके अंदर नहीं पाई जाती तो वह प्राणी जो है कि उस वातावरण में निवास नहीं कर सकते, अर्थात उनकी जो है प्रजातियां विलुप्त हो सकती। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे का पॉइंट जो आपको दिया है यहाँ पर कि परिसर समरूपता के लिए प्राणियों में अनुकूलन। परिसर समरूपता अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, परिसर समरूपता अर्थात क्या कि प्रत्येक प्राणी जो होता है जिस परिसर में अपना निवास स्थान अर्थात निवास करता है उस परिसर के साथ सामंजस्य स्थापित करना, अर्थात उसके जैसा जो है कि अपना जो है कि रंग स्थापित करना, जिसके कारण ये इसके बहुत सारे जो फायदे होते हैं कि अगर उस परिसर के साथ वह अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा तो वह वहां पे जीवित नहीं रहेगा। आगे पॉइंट हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है विभिन्न रंगों के गिरगिट टिड्डी हमें आमतौर पर दिखाई नहीं देते। वनस्पतियों पर, घास में या वृक्षों के तनों पर रहते समय उनके शरीर का रंग उस स्थान के रंग से मिलता जुलता होता है। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप लोग टिड्डी को देखिए, गिरगिट वगैरह देखे होंगे, ये घास में पाए जाते हैं, पेड़ों के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन ये आमतौर पे हमको दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वह जो है कि अपना जो रंग है उस परिसर के अनुरूप जो है कि कर लेते हैं, अर्थात जिसके कारण जिस वो वृक्ष के ऊपर पाए जाते हैं उस वृक्ष के पत्तियों के जैसे उनके रंग दिखाई देंगे, चाहे टिड्डी हो, चाहे जो है कि मेंढक हो, चाहे इसके अलावा जो है कि गिरगिट वगैरह होते हैं, ये सभी जो है उसके अनुरूप अपना जो है कि सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिसके माध्यम से उनके रंग जो है कि बदलकर उस परिसर के अनुरूप हो जाते हैं जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। अगला आपको दिया है अनुकूलन। अब इस अनुकूलन के देखिए अधिवास के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विशिष्ट परिवेश में जीवित रहना, प्रजनन करना एवं स्वयं का अस्तित्व बनाए रखना, भोजन प्राप्त करना, शत्रु से स्वयं का रक्षण करना जैसे अनेक कारणों के लिए शरीर के अंगों व क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं। अभी आप देखिए भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार आप लोग को मालूम होगा कि इसके अंदर बहुत सारी बातें आपको दिया गया है, जैसे मालूम है विशिष्ट परिवेश में जीवित रहना, चाहे कोई भी परिवेश हो। मैंने इसके पहले जितने भी सारे पॉइंट्स आप लोगों ने देखा अनुकूलन के अनुसार, चाहे ठंडी वाला परिवेश हो, चाहे ग्रीष्म का अपना जो कि रेगिस्तानी परिवेश हो, चाहे मालूम है बर्फीले क्षेत्र किस प्रकार का भी हो। आपको मालूम होगा
कि जिस परिवेश में वह है उस परिवेश के अनुसार अपने आप को उसमें सामंजस्य स्थापित करना। अगर वह उस परिवेश के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है तो वह वहां पे जीवित रहेगा, अदरवाइज जीवित नहीं रह सकता। इसके अगला पॉइंट आपको दिया है प्रजनन द्वारा स्वयं का अस्तित्व बनाए रखना। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा प्रत्येक सजीव, चाहे वनस्पति हो चाहे प्राणी, अपने जैसे दूसरे सजीव को जन्म देते हैं, अर्थात प्रजनन क्रिया करते हैं। अगर यह प्रजनन क्रिया अगर नहीं होती तो आपको मालूम होगा कि आज सजीवों का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन इस प्रजनन के आधार पे आज हमको सभी जगहों पर हर एक प्रकार के जो कि सजीव पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण है प्रजनन क्रिया। तो इस प्रजनन क्रिया के कारण सजीव जो है कि अपने आने वाले पीढ़ियों को, अर्थात अपने आने वाले अस्तित्व को बनाए रखते हैं, जिसके कारण आज हमको वो सभी प्राणी दिखाई पड़ते हैं जो 10 साल पहले थे। इसके बाद अगला आपको दिया है शत्रु से स्वयं का रक्षण करना। प्रत्येक सजीवों का जो है कि अधिकार है, चाहे जंगल में रहने वाले प्राणी हो चाहे कहीं भी रहने वाले प्राणी, ये सब अपनी सुरक्षा के लिए अर्थात उस परिसर के अनुरूप जो है कि अपना कार्य करते हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे गिरगिट वगैरह कि वो अपने रंग बदलते रहते हैं। गिरगिट रंग बदलने का कारण यही है कि जिस वृक्ष पे रहेगा, जिस पेड़ के ऊपर डाली पे रहेगा, वो उसके अनुसार अपना रंग बना लेता है, जिसके कारण कोई उसको देख न ले और वह आसानी से उसके ऊपर निवास कर सके, अर्थात अपनी रक्षा कर सके। इसके लिए वह अपना क्या है, रंग बदलता है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक सजीव जो है अपनी सुरक्षा के लिए उस परिसर के अनुसार जो है कि अपना रूप रंग बदल लेते हैं, जिससे उनको कोई अन्य प्राणी अर्थात उनका कोई भक्षक जो है कि उसको देख न सके और वो आसानी से उस परिसर के अंदर निवास अर्थात जो है कि अपना जीवित रह सके। जैसे अनेक कारणों के लिए शरीर के अंगों व क्रियाओं में होने वाले जो परिवर्तन है उसी को अनुकूलन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुकूलन के बारे में आप लोगों ने देखा कि इस परिसर के अनुरूप उसके शरीर के अंग, चाहे उनके जो भी चीजें हो, इन सभी के अंदर जो समयानुसार जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। अगर यह अनुकूलन उस सजीव के अंदर उस परिवेश के अनुरूप नहीं होगा तो वह सजीव वहां पे जीवित नहीं रहेगा। इसके लिए वहां पे जीवित रहने के लिए उसके शरीर के अंगों में अनुकूलन होना बहुत आवश्यक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक ठंडी वाले प्रदेश को ले लीजिए और जो है कि रेगिस्तानी प्रदेश को ले लीजिए, इन दोनों जगहों पे अलग अलग प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। यह प्राणी जो है कि उनके अंदर जो परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन जो है कि उस परिसर के अनुरूप है। क्योंकि आपको मालूम है कि ठंडी वाले प्रदेशों में कड़ाके की ठंड पड़ती है और उस ठंड से बचने के लिए उनके शरीर पे बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, उनकी चमड़ियां मोटी होती है। वहां पे पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो सूच्याकार होते हैं, अर्थात सुई के आकार के जैसे होते हैं, और जिसके कारण उसके ऊपर गिरी हुई बर्फ फिसल कर नीचे आ जाती है। और इसी का उल्टा अगर हम लोग चलते हैं रेगिस्तान की तरफ तो वहां पे आप लोग को मालूम होगा कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान के अंदर जो है कि आपको मालूम होगा पानी का अभाव है, वहां पे पानी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। इसके लिए यहाँ पर पाए जाने वाली कटीली झाड़ियां होती है और जिसके कारण इन कटीली झाड़ियों को पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। इनकी जड़ें जो होती है खूब गहराई में जाती है और जिसके कारण जो है कि गहराई में जाकर वहां से पानी को प्राप्त करते हैं। ठीक वही प्रकार जो है प्राणियों का भी वहां पे जो है कि ऐसे प्राणी पाए जाते हैं जो मालूम है कई दिनों तक प्यासे रहकर भी जीवित रह लेते हैं, अर्थात जैसे ऊंट को आप देखिए तो महीनों तक उसको अगर पानी न मिले तो भी वो जीवित रह लेता है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर ऐसी बनावट है कि महीनों का पानी वो संचित करके रह सकता है। वहां पे पाए जाने वाले जो रेत के ऊपर दौड़ने के लिए उसके तलवे देखिए गद्दीदार होते हैं, जिसके कारण उस रेत पे वो धंसता नहीं है, वो आसानी से भाग सकता है। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मतलब प्रत्येक सजीव जिस परिसर के जहाँ पे निवास स्थान करता है उस परिसर के अनुसार जो है कि वो अपने आप को उसमें ढाल लेता है और जिसके कारण वह वहां पे जीवित रहता है। अगर वह ढाल नहीं पाएगा तो वह वहां पे जो कि उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डार्विन का उत्क्रांति का सिद्धांत क्या है। डार्विन नाम वैज्ञानिक जो है वो उत्क्रांति के उनके दो सिद्धांत हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे
कि पर्यावरण में जो सजीव जीवित रहने के लिए सर्वाधिक सक्षम होते हैं उनके जीवन की संभावना सर्वाधिक होती है। अभी समझ लीजिए, आप गेहूं की बुआई करने के लिए या धान की बुआई करने के लिए अच्छे किस्म की बीज का उपयोग करते हैं। अगर वो मालूम है बीज अगर चिचुका वगैरह रहेंगे, सड़न उसके अंदर रहेगी, तो वह बीज जो है कि उस मिट्टी के अंदर जो है कि वो सड़ जाएगा, अर्थात उसमें से नए पौधे की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर वही बीज अगर अच्छी तरह से है, उसमें सड़न नहीं है और बढ़िया से एकदम है, तो वह हमारी जो है कि उम्मीद होती है कि उसमें से वो पौधा निकलेगा। तो डार्विन ने यही बताया है कि जो सजीव जीवित रहने के लिए सर्वाधिक सक्षम होते हैं उनकी जीवन की संभावना सर्वाधिक होती है, अर्थात जो सक्षम रहेगा वही जीवित रहेगा, और इसे डार्विन का पहला सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जो सजीव सक्षम है, निरोगी है, पूरी तरह से तंदुरुस्त है, वही सजीव जो है कि उस पर्यावरण में जीवित रह सकता है। अगर किसी प्रकार की बीमारियां हैं, किसी प्रकार की समस्याएं हैं, वह उस परिसर के अनुसार जीवित नहीं रह सकता। यह डार्विन का पहला सिद्धांत है। दूसरा है, अगर कोई सजीव उसे फायदेमंद साबित होने वाली विशेषता लेकर जन्म लेता है तो वो टिक पाता है, तो उसकी अगली पीढ़ी भी उसके समान बनती है। इसे डार्विन का दूसरा सिद्धांत कहते हैं। अर्थात आप लोग को मालूम होगा कि बहुत सारे सजीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरियों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसी प्रकार से वनस्पतियों में आम है, पीपल है, नीम वगैरह भी देखे होंगे आप लोग। इसके अलावा अमरूद के वृक्ष देखे होंगे। इन सभी के बारे में अगर सोचिए, ये हमारे लिए फायदेमंद साबित है, इनसे हमको फायदा होता है, और इस फायदेमंद के कारण हम इनका जो है कि अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं, और जिसके कारण उसके आने वाली पीढ़ी अर्थात प्रजनन क्रिया को भी हम लोग संभाल के रखते हैं, और इसी के कारण वह अगली पीढ़ी अर्थात जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो जन्म लेता है वही टिक पाता है, यह अगली पीढ़ी भी उसके समान बनती है। इसे ही डार्विन का दूसरा सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जो हमारे लिए फायदेमंद होता है उसको हम लोग अगली पीढ़ी तक, मतलब उसके आने वाले जो प्रजातियां हैं उनको भी संभाल के रखते हैं, अर्थात वह वहां पे जीवित रहेगा। इसे डार्विन का दूसरा सिद्धांत कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा, अगर जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते हैं उसको हम वहां से समाप्त कर देते हैं, अर्थात वह फायदेमंद होने वाले जितने भी सारी प्रजातियां हैं, चाहे वनस्पति में हो चाहे प्राणियों में, ये सब जो है कि अगली पीढ़ी आने वाली तक जो है कि वह उसी प्रकार से वहां पे टिकी रहेगी, अर्थात उसका अस्तित्व बना रहेगा। इसी को डार्विन का दूसरा सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है अगला, कार्ल लिनियस की द्विनाम पद्धति। कार्ल लिनियस की द्विनाम पद्धति मेरे प्यारे बच्चों, इस द्विनाम पद्धति को आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि अगर मालूम है किसी कक्षा में एक ही नाम के बहुत सारे बच्चे हो, 4-5 बच्चे हो, तो केवल अगर हम उसके नाम का उपयोग करके अगर उस बच्चे को बुलाएं तो वह बच्चा जो है कि हमारी बातों को समझ नहीं सकता, अर्थात किसको बुलाया जा रहा है वह बच्चा जो है कि उसमें असमंजस में हो जाएगा, अर्थात वह पुकारे गए नाम का अच्छी तरह से उत्तर नहीं दे सकता। इसके लिए उसको मालूम है पुकारने के लिए हम लोग 2 नामों का उपयोग करते हैं, एक प्रमुख नाम होता है और दूसरा उसका उपनाम होता है, जिसको हम लोग जाति के नाम से जानते हैं। इसी को कार्ल लिनियस की अर्थात द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसी प्रकार जो है कि आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक सजीव को पहचानने के लिए द्विनाम पद्धति का उपयोग किया जाता है। उसके अनुसार प्रत्येक सजीव को एक वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं। इस नाम में 2 संज्ञाएं होती है, पहली संज्ञा वंश और दूसरी संज्ञा जाति दर्शाती है। इसी को द्विनाम पद्धति कहते हैं। अर्थात उस सजीव को प्राप्त करने के लिए, बुलाने के लिए आपको मालूम होगा कि इस प्रकृति के अंदर बहुत सारे जो है कि वनस्पतियां हैं जो एक समान दिखाई देती है, बहुत सारे सजीव हैं एक समान दिखाई देते हैं। तो इन एक समान दिखाई देने वालों में हमको बिल्कुल अंतर नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको अगर मालूम है उस वस्तु को जानना है, पहचानना है, तो हम उसको जो है कि नहीं कर सकते। इसके लिए उसको एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है। इस वैज्ञानिक नाम में जो है कि आपको दिया गया है कि इसमें 2 संज्ञाएं होती है। पहली संज्ञा जो है कि उसका वंश दर्शाती है
और दूसरी संज्ञा जो है कि उसकी जाति दर्शाती है। ठीक वैसे ही जैसे मालूम है हमने बताया कि किसी बच्चों को बुलाने के लिए अगर मालूम बहुत सारे बच्चे एक जैसे एक नाम के हैं तो उसके नाम और उसके साथ में उसकी जाति को बुलाते हैं। उसी प्रकार से इन सजीवों के अंदर भी है। यहाँ पे देखिए मैं साइड में आपको बना के दिया हूँ कि यहाँ पे जो सजीव है, यहाँ पर देखिए जैसे कुत्ता है, ये बहुत सारे जानवर आपको यहाँ पे दिए हैं, कुत्ता है, गाय है, गुड़हल और ज्वार, ये सजीवों के नाम है। लेकिन इनके जो वैज्ञानिक नाम यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस, कुत्ते का जो नाम है कैनिस फैमिलियरिस है, गाय का है बोस टाउरस है, और गुड़हल का हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, और ज्वार है सोरघम वल्गेर। ये वैज्ञानिक नाम इनके दिए गए हैं। अब इस वैज्ञानिक नाम के आधार पे इनकी जातियां आपको यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब उनके जो आपको नाम दिया गया है। इस प्रकार जो है यहाँ पे कार्ल लिनियस की द्विनाम पद्धति है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखे हैं और बहुत सारी चीजों को आप अच्छी तरह से इस वीडियो को बार बार इसका उपयोग कीजिए, उसको देखिए, और साथ ही जो आपको पूछे गए प्रश्न हैं उसका उत्तर जो है कि आप दीजिए। जैसे आपको पहला गृह कार्य दिया गया है, वायवीय प्राणियों में अनुकूलन और सरीसृप प्राणियों में अनुकूलन की विशेषताओं को लिखकर याद करो। दूसरा आपको दिया है डार्विन का उत्क्रांति सिद्धांत और कार्ल लिनियस की द्विनाम पद्धति लिखकर आपको याद करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने जितनी भी सारी चीजें देखी हैं, इन सारी चीजों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का उपयोग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और उसका उपयोग करें, जिससे जो है कि उनके अध्ययन में आसानी हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।